तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ग्राउंड स्टेट गिवन है पीबी न्यूक्लियस की, और हमें स्पिन पैरिटी भी गिवन है। मतलब ग्राउंड स्टेट की स्पिन पैरिटी हमें गिवन है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की स्पिन पैरिटी हमें गिवन है। और हमसे पूछा क्या है कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगी जब न्यूक्लियस ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। ओके, तो हमें जो स्पिन पैरिटी है स्पिन पैरिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट वो कितनी गिवन है 1/2 माइनस, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की गिवन है स्पिन पैरिटी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और वो मेरे को गिवन है 5/2 माइनस। अब मेरे से पूछा है कि जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से 5/2 माइनस से 1/2 में कोई भी ट्रांजिशन होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा पार्ट निकलेगा। यानी कि ये मेरी रेडिएशन के नाम है। अब ई और एम क्या क्या डिनोट करता है? ई डिनोट करता है इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन और एम मेरा डिनोट करता है मैग्नेटिक ट्रांजिशन। तो बेसिकली मेरे को बताना है कि जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से कोई भी ट्रांजिशन होगी ग्राउंड स्टेट में तो मेरी कौन सी रेडिएशन निकलेगी उसमें। तो जे की वैल्यूज़ कहाँ कहाँ से चेंज हो सकती हैं? 5/2 माइनस 1/2, मतलब ये हम पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ जे निकाल रहे हैं। तो 5/2 प्लस 1/2, मतलब डेल्टा जे में कितना चेंज आया, और पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ जे। तो ये कितना आ गया 2 और 3। मतलब डेल्टा जे जो चेंज हो सकता है वो सिर्फ इन दो वैल्यूज से चेंज हो सकता है। अब हम देखेंगे कि मतलब इनका नेमिंग कैसे होता है इन ट्रांजिशंस का। तो उसके लिए क्या होता है, फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन जो हमारी पैरिटी होती है वो होती है -1⁻L, और फॉर मैग्नेटिक ट्रांजिशन हमारी जो पैरिटी होती है वो होती है -1⁻L+1। अब मेरे पे डेल्टा जे मेरे पास है। अब मेरे को देखो 5/2 माइनस से 1/2 माइनस में मेरी कोई ट्रांजिशन हो रही है, तो जो मेरी पैरिटी है वो दोनों की नेगेटिव है, दोनों लेवल्स की पैरिटी नेगेटिव है। तो यानी कि पैरिटी चेंज इस ट्रांजिशन में पैरिटी चेंज नहीं हुआ, तो डेल्टा P = नो, यानी कि मेरे को पैरिटी चेंज नहीं चाहिए। अब देखो अब इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन में देखो जे की वैल्यूज़ 2 और 3 गिवन है, लेकिन इन दोनों में से मैं कौन सी वैल्यू चूज़ करूं जिससे कि मेरी पैरिटी चेंज ना हो। तो अगर मैं L = 3 चूज़ करती हूँ तो मेरी पैरिटी होगी नेगेटिव, तो यानी कि वो चेंज हो रही है, मतलब ये इवन आना चाहिए। पैरिटी चेंज नो के लिए P+1 आना चाहिए। तो L मतलब J = 3 की वैल्यू इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन में तो पॉसिबल नहीं है, तो बची कौन सी वैल्यू J = 2। तो फॉर L और J = 2 मेरी इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन इज़ पॉसिबल। तो यानी कि जो मेरी ये ट्रांजिशन है J = 2 के लिए उसको हम बोलेंगे E2, मतलब उस रेडिएशन का नाम होगा E2 क्योंकि J की वैल्यू वहाँ पे 2 है। अब सिमिलरली J की वैल्यू मैग्नेटिक ट्रांजिशन में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी मेरी पैरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर L की वैल्यू मैं 2 पुट करती हूँ इधर तो मेरा P आ जाएगा नेगेटिव, तो यानी कि पैरिटी चेंज हो रही है। तो मैग्नेटिक ट्रांजिशन में L = 2 इज़ नॉट पॉसिबल। सो कौन सा वाला वैल्यू पॉसिबल है? J = 3। तो मैग्नेटिक ट्रांजिशन वाली जो रेडिएशन हो गई वो M3 पॉसिबल है। तो हमारी जो दो रेडिएशन पॉसिबल है वो हो गई E2 और M3।
तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, E2 और M3, ऑप्शन सी। इसमें बस ये दो फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन के लिए पैरिटी -1 टू द पावर L और मैग्नेटिक ट्रांजिशन के लिए पैरिटी -1 टू द पावर L+1। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है X, वो Y में डिके हो रहा है और फिर Z में डिके हो रहा है और उसकी डिके कांस्टेंट मेरे को गिवन है। और मान लो कि मेरे पास N0 एटम्स हैं एट प्रेजेंट, मतलब जहाँ से मेरी डिके स्टार्ट हुआ एट प्रेजेंट मेरे पास N0 एटम्स है X के, तो वो मेरे डिके हो रहे हैं Y में और वो फर्दर डिके हो रहा है Z में। तो इसका डिके कांस्टेंट है X टू Y में इज λ1 और Y से Z में जो डिके हो रहा है उसका डिके कांस्टेंट मेरे को गिवन है λ2। अब मेरे को एक तो मेरी ये कंडीशन है क्वेश्चन में, ठीक है, और मेरे को निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम ऑफ Z विल बी, यानी कि मेरे को Z के एटम्स निकालने हैं कि उसके Z के एटम कितने बनेंगे। अब बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, पहले X से Y बन रहा है और फिर Y से Z बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है और मेरे को नंबर ऑफ Z निकालना है, तो मेरे को पहले नंबर ऑफ Y निकालना पड़ेगा और फिर नंबर ऑफ Z निकालना पड़ेगा। तो चलो करते हैं इसको, मैं क्वेश्चन रब कर देती हूँ, बस ये कंडीशन याद रखना, इसको यहीं लिख देती हूँ मैं, T इज़ लेस देन 1/λ1 एंड एज वेल एज 1/λ2, और ऑप्शंस छोड़ देते हैं, बाकी डिस्कस करते हैं। सपोज मेरे पास X से Y बने और Y से Z बने। एट प्रेजेंट मेरे पास N0 एटम्स प्रेजेंट है, तो λ1 ये हो गया λ2, तो dN1/dt इज इक्वल टू -λ1N1। ये है मेरी रेट इक्वेशन, इक्वेशन 1, दैट इज रेट इक्वेशन फॉर डिके ऑफ X पार्टिकल्स। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, N1 इज इक्वल टू N0 e⁻−λ1t। इस इक्वेशन से आप सब बहुत ज़्यादा ही फेमिलियर होंगे क्योंकि सबसे पहले यही इक्वेशन होती है जो हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं, तो मैं इसका डेरिवेशन अब करके यहाँ नहीं दिखा रही हूँ, ये सबको पता ही होगा। तो सिमिलरली dN2/dt क्या होगा, अब देखो X से Y बन रहा है और Y से Z बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जितना N1 डिके हो रहा है उतना ही तो N2 बन रहा है। अगर मेरा X N1 है और Y N2 है, तो जितना N1 डिके होगा उतना ही मेरा N2 बनेगा, क्योंकि इसके डिके से ही ये बन रहा है। तो यानी कि जो क्वांटिटी यहाँ पे नेगेटिव थी, यानी कि डिके हो रहा था ना ये N1 का, तो वो यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगी, क्योंकि जितना डिके उतना ही हमारा नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा। और N2 हमारा जो डिके कर रहा है उसके लिए हो जाएगा λ2 और N2, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब सिमिलरली जो हमारा थर्ड वाला एटम है वो डिके नहीं कर रहा, वो एज इट इज़ बस बन रहा है, तो dN3/dt, और वो बन कितना रहा है, जितना N2 डिके होगा, तो वो हो गया λ2 N2। अब मेरे पास ये तीन इक्वेशन है और मेरे को N1, N2 और N3 की वैल्यू निकालनी है। एट दी एंड तो मेरे को N3 की वैल्यू चाहिए, तो अब सॉल्व करते हैं इसको। ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं पहले और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम e⁻λ2t से, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। e⁻λ2t dN2/dt इज इक्वल टू λ1, और N1 की भी वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन से, N0 e⁻λ1t माइनस का माइनस, और एक हमने e⁻λ2t से मल्टीप्लाई किया था पूरी इक्वेशन को, माइनस λ2 N2 e⁻λ2t। अब इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड ले आऊँगी, तो इस टर्म को अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, λ2 N2 e⁻λ2t
प्लस ई टू द पावर लैम्डा 2t dN2/dt। अब देखो ये बेसिकली इन दोनों टर्म्स को मैं एक टर्म में भी लिख सकती हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ नहीं है, ये इस टर्म का सीधा सीधा डिफरेंशियल है N2 ई टू द पावर लैम्डा 2t का। अगर इसको ओपन करोगे तो मेरे को यही टर्म मिल जाएगी। तो अब इस पूरे मतलब इस टर्म और इस टर्म की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, सीधा सीधा ये क्वांटिटी पुट कर सकती हूँ। तो पुट करते हैं d/dt N2 ई टू द पावर लैम्डा 2t इज इक्वल टू लैम्डा 1 N0 ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1t ई टू द पावर लैम्डा 2t। हमारे पास अब ये इक्वेशन आ गई। अब बाकी ये रब कर देते हैं और तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो d/dt N2 ई टू की पावर लैम्डा t इज इक्वल टू लैम्डा 1 N0 ई टू द पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1t। अब ये डिफरेंशियल है तो मैं अगर इंटीग्रेशन कर दूं तो यहाँ पे तो सीधा रह जाएगा और ये dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो N2 ई टू द पावर लैम्डा 2t इज़ लैम्डा 1 N0, ये फैक्टर का इंटीग्रेशन होगा बस। तो ये इसका हो गया लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 और e की पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1t प्लस सम कांस्टेंट। अब हमें पता है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हमारे N2 0 है। मतलब सबसे पहले अगर मैं टाइम t इज इक्वल टू 0 देखूँ तो मेरे पास बस N0 थे, N2 मेरे पास नहीं थे। तो ये एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू लैम्डा 1 N0 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 प्लस c। तो मेरे कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, माइनस लैम्डा 1 N0 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। अब इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में और देखो कि क्या मिलेगा। यहाँ से मिल गया N2 ई टू द पावर लैम्डा 2t, हमें क्या मिल गया, लैम्डा 1 N0 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये वाला फैक्टर ई टू द पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1t और माइनस c की वैल्यू लैम्डा 1 N0 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। अब इस वाले फैक्टर को डिवाइड में ले जाओ तो मेरे N2 क्या आ गए और इस टर्म को भी मैं कॉमन ले लेती हूँ। तो लैम्डा 1 N0 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1t माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा 2t। तो ये आ गए मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ y। अब पर मेरे से पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ z। तो अब जो ये रेट इक्वेशन थी dN3/dt इज इक्वल टू लैम्डा 2 N2, मेरे को यहाँ से बस N3 चाहिए। तो पूरा सॉल्व ना करके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो हम सीधा सीधा ये दो वैल्यूज़ को हम याद रख सकते हैं। मतलब N1 की वैल्यू N2 की वैल्यू और N3 की वैल्यू का मतलब अगर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो ऐसे ही N3 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो मेरे पास N3 की वैल्यू आ जाएगी N0 1 प्लस लैम्डा 1 ई टू द पावर माइनस लैम्डा 2t अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1t अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। तो बेसिकली ये दोनों टर्म्स को अगर हम डायरेक्टली याद रखेंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन पेपर में बैठ के तो कभी नहीं होने की और कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। तो ये दोनों जो टर्म्स हैं उनको ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आप लिख लेना और याद कर लेना। तो अब हमें क्या है, N3 निकालना था, लेकिन N3 का जो ये एक्सप्रेशन है ये ऑप्शंस में कहीं भी गिवन नहीं है ऐसा एक्सप्रेशन। अब ऑप्शंस देखो, इसमें आपको कहीं भी ये एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा, तो अब आएगी बारी इस रिलेशन को यूज़ करने की। मतलब जो हमें ऑप्शन में कंडीशन गिवन थी, अब इसको यूज़ करना है। तो हमें बस क्या चाहिए, N3 चाहिए।
तो n3 हमारा हो गया n0 1 प्लस लैम्डा 1 e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 e टू द पावर माइनस लैम्डा 2 आएगा यहाँ लैम्डा 1t अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। तो मेरे को ये कंडीशन लगानी है। तो ये कंडीशन मैं कैसे लगाऊंगी? ये कंडीशन बेसिकली एक्सपोनेंशियल में लगेगी, और तो हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल को फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, प्लस लैम्डा 2 टी स्क्वायर अपॉन 2 e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t। ये बेसिकली क्या है? e की पावर माइनस एक्स का क्या एक्सपेंशन होता है? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस और सिमिलरली। तो अब हमें बस ये दो एक्सप्रेशन है ना, जो इस एक्सपोनेंशियल का और इस एक्सपोनेंशियल का, बस हमें पुट करना है और सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें पुट कर देते हैं, इसमें n0 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2t प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2, और इसके डिवाइड में क्या था? लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। अब इसका एक्सपेंशन क्या होगा? 1 माइनस लैम्डा 1t प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 और डिवाइड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। अब आपको ये इतनी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो ये क्या हो गया? n0 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2t प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2t माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 टी स्क्वायर बाय 2। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है? लैम्डा 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा 1 कैंसिल हो गया, और ये वाली टर्म भी कैंसिल हो गई। तो हमारे पास क्या आ गया? n0 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 और लैम्डा 1 लैम्डा 2 स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 टी स्क्वायर बाय 2। अब इसको n0 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 टी स्क्वायर बाय 2 और लैम्डा 1 लैम्डा 2 में कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बचेगा? लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और इस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 से ये वाला कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच के सिर्फ क्या रह गया? n3 मेरा आ गया n0 अपॉन 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 टी स्क्वायर। तो अब ऑप्शन मैच करा लो, कौन सा मैच हो रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन ही मैच हो रहा है, तो हमारा वही आंसर हो गया। तो अगर इसमें मैं n2 और n3 की वैल्यू भी पहले से याद रखूं, और ये कंडीशन जो मैंने अभी लगाई थी, जो क्वेश्चन में गिवन थी, उसके बावजूद भी ये मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा ही क्वेश्चन हो रहा है, पर कोई नहीं। तो इसके लिए आसान क्या है कि आप n2 और n3 की वैल्यूज़ पहले से ही याद रखें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।